हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्या जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए बिना बात के हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। दिया है क्वेश्चन कि एक संख्या दिया है, बताया जा रहा है कि 9 से वो संख्या क्या है, विभाज्य है। अब संख्या क्या दिया है 45 ऐसे सभी एक ही संख्या है, ये सब संख्या एक ही में है। और ये बोला है ना कि 9 से क्या है, 9 से विभाज्य है। क्या है, 9 से विभाज्य है। तो x का मान बताइए। मानो x के जगह ऐसी कौन सी संख्या रख देंगे, न्यूनतम संख्या ऐसी कौन सी संख्या रख देंगे जो पूरा 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, या तो ऑप्शन दिया है 4 7 4 5 7 8 दिया ना, तो या तो यही ऑप्शन रखिए, फिर 9 से काटिए। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ जाइएगा वही जो रखे हैं वही आंसर है। ठीक है, पूरा पूरा विभाज्यता मतलब पूरा पूरा कट जाना, विभाज्य मतलब पूरा संख्या एकदम पूरी तरह कट जाना, कोई भी शेष ना बचे। तो अब हम आपको क्या बताते हैं, एक तरीका बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए 45 लिख रहे हैं, क्या 45 9 से कटेगा ना, 9 पचे 45। क्या 81 एगो संख्या ले रहे हैं, क्या इसे काटेंगे 9 से, 9 81 कट जाएगा ना। तो एक बात बता रहे हैं ना, आप तो मान लीजिए रखेंगे तब जानेंगे। तो हम एक नियम आपको बता रहे हैं, किसी भी संख्या के अंकों का योग, क्या अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कोई भी संख्या दिया रहे उसका अंकों का योग, मानो एक एक अंक को जोड़िएगा, यदि वो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर 9 से कट जाएगी ना तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो चलिए अब इसे हम एक एक अंक जोड़ते हैं। 4 5 9, 9 3 12, 12 6 18। x को अभी छोड़ रहे हैं, बाद में जोड़ेंगे। 18 5 23। अभी x को छोड़कर हमें कितना मिला, 23 मिला ना, 23 मिला ना। तो अभी x की जगह भी कुछ रखेंगे ना, x की जगह भी ना हम कुछ रखेंगे ना। अभी अंकों का योग हम काटेंगे तो खुद जब अंकों का योग कट जाएगा पूरी तरह से तो ये पूरी संख्या कट भी जाएगी। तो अब बताइए, थोड़ा 23 मिला और यहाँ पे का रख दें कि 9 से कट जाए। क्या अगर यहाँ x के जगह 4 रख देंगे तो ये संख्या 23 4 27 नहीं हो जाएगी, 23 4 27 नहीं, 9 3 27 नहीं कट जाएगा। अब आप कहेंगे तो यहाँ पे तो हम क्या बोलते हैं 13 भी रख सकते हैं, क्योंकि 13 रखेंगे तो 36 हो जाएगा। 13 रखेंगे तो 36 हो जाएगा और 9 चौक 36 भी करता है। हाँ रख सकते हैं। फिर भी यहाँ एक x दिया ना तो एक के मान रखेंगे ना, तो 0 से लेकर 9 तक एक आता है, उसके बाद जाएंगे तो 2 अंक का हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं है, ये भी ना समझ में आए तो आपको दिया सबसे छोटा मान, न्यूनतम मान मतलब सबसे छोटा मान वहाँ पे रख दीजिए तो वह 9 से कट जाए। ठीक है, तो हम सबसे छोटा मान क्या रखेंगे, 4। तो देखिए 23 4 27, 27 से 9 कट गया ना, 9 से मतलब 27 कट गया ना। तो जब ई अंकों का योग अगर कट गया ना, यहाँ 4 रखने पे, यहाँ पे क्या रख दिया जाए, x के जगह यहाँ 4 रख देंगे तो ये 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 रखने पे, x का मान क्या रखने पे, 4 रखने पे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ x के जगह हम 4 रख देंगे तो ये 9 से कट जाएगा। तो ये 4 को गायब करके x दे दिया था और पूछा था x के जगह क्या रखा जाए कि यह संख्या 9 से विभाज्य है। मतलब बता रहे कि संख्या 9 से विभाज्य है। तो बताइए x के जगह क्या आएगा, तो x के जगह क्या आएगा, 4 आएगा, ताकि वो संख्या पूरा कट जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। क्योंकि विभाज्यता का 2 प्रश्न इसलिए दे दिए हैं ताकि आपके एग्जाम में विभाज्यता से एक प्रश्न जरूर आएगा। क्या, एक प्रश्न जरूर आएगा, इसीलिए हम दे दिए हैं। चलिए बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से क्या हो, विभाज्य। विभाज्य मतलब अभी हम आपको बताए हैं, विभाज्य मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है इसमें से जो 4 से क्या हो, सभी 4 से कट जाए। यानी ऑप्शन नंबर दिया है पहला दिया है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन 18 512 और एक चौथा ऑप्शन दिया है 19 341। अब देखिए, अब बोला है ऐसा कौन सा संख्या है इसमें से जो 4 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, मतलब 4 से क्या हो जाए, कट जाए, 4 से क्या हो, कट जाए। अब हम क्या करेंगे, या तो हम पारी पारा सभी में भाग देंगे, क्या सभी में भाग देंगे, फिर देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से कट गई, कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से कट गई, उसी को हम बताएंगे कि यही आंसर है। या तो एगो नियम बता रहे हैं, इस 4 का विभाजिता का एगो नियम होता है, 4 का विभाजिता का नियम होता है, अगर कौनो संख्या दिया रहे ना, कोई भी संख्या दिया रहे ना, उसके अंत का है लास्ट का, देखिए शुरू से यहाँ 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, मानो इकाई ओर से देखिएगा 2 अंक यदि 4 से कट जाएगा, किसी भी संख्या का इकाई ओर से देखिएगा, इकाई के स्थान से, ऐसे इकाई दहाई,
ये ठीक है। 2 अंक देखिएगा, यदि 4 से कट जाता है तो ये मान लीजिएगा वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, शेष एक को नहीं बचेगा। तो अब देखिए, अब तो आपको ज़्यादा नहीं ना भाग देना पड़ेगा, इन पूरी संख्या में नहीं ना भाग देना पड़ेगा। अब 2 में तो जरूर भाग दे देंगे। 34 4 से कटता है, जब नहीं कटता है ना तो यह संख्या नहीं कटेगा। अब 4 से इसको भाग देंगे, भाग 42 में 4 का भाग जाएगा तो जरूर शेष बच जाएगा, भाग नहीं पूरा जाएगा। इन सबको छोड़ दीजिएगा, इसका भी भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं संख्या मिला। अब देखिए इस 2 अंक में 12 में अगर हम 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई हैं 12, तो अब जब ई लास्ट का 2 अंक हई वाला कट गया ना, हई वाला 2 अंक, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, जान लीजिएगा। अब ये भी नहीं कटेगा 4 से, इसीलिए कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी 4 का विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या का इकाई ओर से 2 अंक देखिए, चेक करिए, अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, और ठीक है, और आया भी था विभाज्यता के नियम से। अब देखिए एक औसत का सवाल दे दिया है, ठीक है, औसत का सवाल दे दिया है। औसत का सवाल क्या दिया था कि बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा ही कि 5 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। यदि एक संख्या छोड़ दें तो औसत 16 हो जाता है। क्या औसत 16 हो जाता है? तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि औसत मतलब होता है हिस्सा, किसी का हिस्से का बंटवारा करना, बराबर। मतलब मान लीजिए अगर 10 रुपये है, 2 लोगों के बीच में दे रहे हैं आप, तो कितना आता है, 5 रुपये ना, तो जो 5 है ना औसत दिया रहता है। तो यदि हम आपसे कह दें कि 5 लोग हैं ना जिनका औसत 18 है, मतलब 5 लोगों को 18 रुपया मिल रहा है, हिस्सा। औसत मतलब क्या होता है, हिस्सा है, सीधी सी बात समझिए, ठीक है। औसत मतलब होता है हिस्सा। तो अब इसमें बता रहा है कि 5 लोगों का औसत कितना है, 18 है। तो क्या 18 पर अगर गुणा करेंगे तो ये 5 लोगों का योग नहीं आ जाएगा कि मतलब ये 5 लोगों के बीच में कितना रुपया है, 90 रुपया। औसत माने होता है प्रत्येक का हिस्सा, यानी बता रहा है कि 5 लोगों का औसत 18 है, मतलब 18 रुपया 5 लोगों को मिलना चाहिए, यह बता रहा है, ठीक है। तो अब अगली बात क्या कह रहा है, ठीक है ना, आप कुछ नहीं लिखिएगा, इसे लिख दीजिएगा 18 और 25 90 कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, 90, यानी 5 लोग थे तो इनको कितना मिल रहा था, योग 90 रुपया। अब बोला ना एक संख्या छोड़ दें तो औसत 16 हो जाता है। तो बताइए जब आप 5 लोग थे तो एक लोग को छोड़ेंगे, कितना लोग होंगे, 4 लोग। अब इन चारों लोगों का औसत बता रहा है 16 है, यानी अब इन चारों लोगों को ही बता रहा है, अब सबको कितना मिला है, 16 रुपया मिला है। क्या मिला है, 16 रुपया। तो जब इन चारों का गुणा करेंगे ना तो आएगा 64, जो आएगा ना ये चारों का योग आएगा, तो चारों का योग आएगा। और आपसे पूछा है ना छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो कुछ नहीं करिएगा, आप सीधा दिमाग लगाइए। जब 5 लोग थे तो 90 रुपया था बीच में, अब 4 लोग हैं तो अब 64 रुपया बीच में बचा है, यानी छोड़ा गया संख्या क्या होगा, 26 है ना। इसमें से ही घटा देंगे, 90 में से 64 घटा देंगे, यानी 5 लोगों का 90 रुपया तो 4 लोगों का 64 रुपया। तो जो छोड़ के गया है मतलब वो 26 रुपया लेके गया होगा ना, यानी छोड़ी गई संख्या क्या होगी, 26 रुपया की, यानी घटा लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। चलिए इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आ जाएगा, 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 18 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए, 20 छक्का 120 करिएगा, आप 18 25 90 कर दीजिएगा, अंतर ले लीजिएगा, छोड़ी गई संख्या आपको पता चल जाएगी 30 हो जाएगा। छोड़ी गई संख्या क्या पता चल जाएगा, 30 हो जाएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो ऐसे ही करिएगा, बिना सोचे और समझे कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया है कौड़ी में 48 प्लस कौड़ी में 1, मतलब कौड़ी में 1 का इसका क्या ज्ञात करना है, मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब हम आपको क्या बताते हैं कि देखिए हम ऐसे नहीं जोड़ लेंगे, 48 में 1 जोड़ लेंगे 49 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं जोड़ते हैं। जब तक हम कोई भी कड़ी के अंदर कड़ी रहता है, जब तक हम छोटी कड़ी को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इस बड़ी वाली कड़ी के अंदर में ले जाके हम जोड़ेंगे नहीं। ये बात आप ध्यान से रख लीजिए अपन, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, अब बताइए कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, एकन होता है। जैसे वर्ग माने क्या होता है, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसका वर्गमूल पूछे तो 1 ही ना होगा, तो हमेशा नोट कर लीजिएगा 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है।
तो अब हम जब छोटका कड़ी को तोड़ेंगे तो एकदम ओपन करेंगे न तो केवल बचेगा एक। देखिए अब कड़ी हम गायब कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब जब छोटका कड़ी गायब कर दिए ना तो अभी जाके फिर लास्ट में है बड़का कड़ी के अंदर में आ जाएगा। तो हम जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो 49 बनेगा। 48 और 1 49। अब तो इसका वर्गमूल पता ही नहीं आप लोगों को, इसका वर्गमूल क्या है 7 है। इसका वर्गमूल क्या है 7 है ना। 7 का वर्ग 49 और 49 का वर्गमूल 7, यानी वर्गमूल पूछ रहा है कि मतलब इस जो 49 है ना किस संख्या का गुणा करके बना है, ठीक है। वर्गमूल का मतलब यही होता है। बाकी वर्गमूल आपको पढ़ाएंगे चैप्टर तो बढ़िया से ही समझा देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में ना संख्या पद्धति से अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा ना तो यही देगा, ही जान लीजिएगा, ठीक है। इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यही आपके एग्जाम में देगा प्रश्न। तो इसको हम बेसिक से नहीं बताएंगे, थोड़ा सा का आपको ट्रिक बता देंगे क्योंकि एग्जाम करीब में है, ठीक है। तो आप ट्रिक समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है आप समझ भी ना पाएँ, हो सकता है माथा पच्ची पड़ जाए, हो सकता है दिमाग पे ज़्यादा बोझ पड़ जाए तो आप सवाल को छोड़ दें। ऐसा होता है अपने जीवन में, जब कोई सवाल नहीं आता है हमको समझ में तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, इतना जल्दी उसे बहिष्कार करते हैं कि हमारा ज़िंदगी में कभी आए ना हो। ऐसा बिहेव करते हैं अगर मैथ किसी को ना आता है तो। और जब मैथ आ जाता है तो बड़ा से बड़ा सवाल भी लगाने का इच्छा करता है, जब नहीं आता है तो क्या बोलते हैं मैथ तो एकदम। कभी ऐसा देखें ना आप जाके, आप जब मैथ लगाएंगे ना यदि आपको नहीं लगेगा, रात में यदि मैथ लगा रहे हैं आप, ठीक है, रात में आप मैथ लगा रहे हैं, यदि आपको मैथ ना समझ में आ रहा है तो आप जरूर कॉपी और किताब बंद करके क्या करते हैं सो जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत नौबत आता है, ठीक है। तो इससे घबराइएगा नहीं, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब आपको एक एक प्रश्न क्लियर करा देंगे, एक एक प्रश्न क्लियर करा देंगे, जान लीजिएगा। कभी जिंदगी में आप मैथ नहीं भूलेंगे, जान लीजिएगा। इस सवाल को थोड़ा देते हैं, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया है ना ऐसे दिया, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम। 67 गुणे 0.67 गुणे 0.67 और यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। 0.33 गुणे 0.33 और गुणे 0.33 और नीचे का दिया है, नीचे दिया है। अब देखिए हम आपसे एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। कभी जिंदगी में ना ऐसा सवाल आ जाएगा, कभी जिंदगी में ऐसा सवाल आ जाएगा तो कुछ नहीं करिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करिएगा। हाय देखिए ये सवाल है ना, कभी जिंदगी में देखिए इसमें दो ही गो संख्या है, एक 0. एक संख्या को ए मान ले रहे हैं, मतलब अभी तुरंत ही बता दे रहे हैं इस सवाल को। एगो दो को दूसरी संख्या मिल रही होगी आपको 0.33। इस दो संख्या के अलावा और कोई संख्या है का इसमें? इस दो संख्या के अलावा और कोई संख्या है नहीं। इस चित्र को इसमें जो सवाल दिया इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी ऐसा 3 बार गुणा रहा होगा किसी भी एक संख्या का, जैसे 0.67 गुणे 0.67 गुणे 0.67। अब फिर उसके बाद दूसरी संख्या का भी 3 बार गुणा हुआ होगा, ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाएगा तो आप सीधे, अगर यहाँ पे है देखिएगा माइनस है कि प्लस में, अगर ये माइनस में रहेगा तो घटा दीजिएगा, आप प्लस में रहेगा तो यह दोनों को जोड़ दीजिएगा। आप कहिएगा हाई नीचवा का क्या होगा, कुछ नहीं, वो सब क्या है, वो सब फालतू हैं जो दिया है, क्योंकि उस सूत्र में रखा जाता है तो ये सब कट जाता है, नीचवा का कट जाता है, केवल ऊपरा का ही बचता है, इसको योग बचता है। इस सूत्र को हम चाहते विस्तार से समझा सकते हैं पर अभी विस्तार से नहीं समझाएंगे, वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आपका एग्जाम भी है। तो क्या दिक्कत है, जब आपको क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है, तो समझने में क्या दिक्कत है। तो ऐसा सवाल कभी भी अगर देखिए 3 बार गुणा हो किसी भी एक संख्या का, ऐसे जैसे दे दें 5 गुणे 5 गुणे 5 दे दें, यहाँ पे प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3 दे दें, अब नीचे कुछ भी दिया रहे तो सीधा कुछ, अगर यहाँ प्लस है तो क्या करना है जोड़ देना, अगर माइनस रहेगा तो घटा देना है। तो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो एक संख्या क्या दिया है 0.67 और एक संख्या दिया है और 3 अब ऐसे घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, ये 0। आंसर क्या आ जाएगा 0.34, क्या आ जाएगा 0.34 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग का थोड़ा जो दिमाग को खुल जाए कि फिर क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब हम नहीं दे पाएंगे तुरंत, इसका जवाब दीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, जवाब दीजिए जल्दी, क्या आएगा जवाब दीजिए।
अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसमें दिया है, अब देखिए आपको दिया है ना, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए 625 का 3 बार गुणा हुआ है। मान लीजिए एक ए संख्या मान ले रहे हैं और दूसरी वाली संख्या क्या है, दूसरी वाली संख्या 475 है, दिख रहा है ना। देखिए तीनों का इसका तीनों का लगातार गुणा हुआ नहीं हुआ है, और फिर इसका भी तीनों का लगातार गुणा हुआ नहीं हुआ है, बताइए। अब बीचवा में क्या दिया है, देखिए बीचवा में प्लस दिया है ना, ऊपर वाला देखिएगा, नीचे वाले से कोई मतलब मत रखिए। देखिए ऊपर वाले से मतलब रखिए, मतलब हमारे कहने का मतलब ये 3 बार गुणा हुआ है, इसका 3 बार गुणा हुआ है, इसका भी 3 बार गुणा हुआ है। तो बीचवा में देखिए इसमें क्या है, प्लस है ना, बीचवा में क्या है, प्लस है ना। तो जब बीचवा में प्लस रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। हो सकता है आपको एक और प्रश्न बता रहे हैं कि यही चीजवा ना ऊपरा वाला नीचवा दिया रहता है, नीचे वाला ऊपरा दिया रहता है। तो इस कंडीशन में ना जो भी आंसर आता है ना, देखिए हाई रियल आंसर पता क्या है, नीचे कुछ नहीं बताया, तो रियल आंसर बताया जाए तो 1100/1 आया, 1 आता है, पर नीचे 1 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यह बता रहे हैं, यानी इसका आंसर 1100 हो जाएगा। पर एक सिचुएशन ऐसा होता है जब जितना ऊपर वाला दिया है ना, जैसे है 625 गुणे 625 गुणे 625 ऐसे करके, यहाँ बीच में प्लस फिर 325 गुणे से 3 बार दिया है ना, हाँ। तो ये चीजवा हाई वाला नीचे वाला ऊपर रहता है, आ ऊपर वाला जब नीचे रहता है ना, तो यही आंसर है। नीचे वाला 1 रहता है ना, तो उस कंडीशन में ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है, यानी 1/1100 उस कंडीशन में आंसर आ जाता है। जब ऊपर वाला जो दिया है ना लगातार 3 वाला गुणा गुणा 3 बार गुणा 3 बार गुणा वाला, वो जब नीचे रहता है तब तो बट्टे में आता है आंसर। और जब नीचे नहीं रहेगा ऊपर रहेगा तो सीधा इसे जोड़ के बता दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, आप समझिए, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन कि 3 बार किसी संख्या का गुणा हुआ है, यहाँ दूसरी भी संख्या का गुणा हुआ है, आप बीच में प्लस है, तो जब प्लस है तो बीच में जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। सिंपल सी बात आपको बताएं, ठीक है, सिंपल सी बात बताएं। इसका आंसर आ जाएगा 1100, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है 7 पुरुष 12 दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। 7 पुरुष 12 दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, तो इसमें से 2 गुना नहीं, अगर तो इससे 2 गुना कुर्सी बनाना हो, मतलब 7 पुरुष 12 दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, तो इससे 2 गुना कुर्सी बनाना हो तो 8 दिन में कितना पुरुष लगेंगे। तो इस काम में 8 दिन में कितना पुरुष की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल को हम आपको बताते हैं ना। ये सवाल क्या है, M1 D1 H1 W1 IM2 D2 H2 W2। हम आपको क्या बताते हैं, ये सूत्र कैसे काम करता है। ये सूत्र पता कैसे काम करता है, जो इसमें से दिया रहता है वही काम करता है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दें 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो केवल इसमें MD AM2 और D2 की बात किया है, तो इस यहाँ पे कितना रखेंगे। अब इसमें देखिए H नहीं ना दिया है, कितने घंटे में कर रहे हैं, तो H को हटा देंगे, H को इस सूत्र से हटा देंगे। तो अब दिया है क्या कि 7 पुरुष, 7 क्या है, मैन माने कोई आदमी होता है, कोई पर्सन होता है जो काम करने वाला होता है। तो जो भी पुरुष औरत भी, ऐसे जरूर नहीं कि मैन माने आदमी है तो आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 20 महिला किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 15 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तो महिला को कहाँ रखेंगे, नहीं सर। यम का मतलब ही होता है कोई भी पर्सन जो काम करने वाला हो, कोई भी पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, तो यहीं पे रखा जाएगा। तो 7 पुरुष उस काम को, देखिए बीच में क्या होता है, गुड़ा होता है, जहाँ कुछ नहीं होता है बीच में गुड़ा है। 7 पुरुष उस काम को 12 दिन में करते हैं, कितने काम को, 1। अब देखिए वर्क क्या कर रहे हैं, W1 के जन का रखा जाएगा 2 रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि काम क्या कर रहे हैं, 2 कुर्सी बना रहे हैं। वर्क W मानो वर्क, काम क्या कर रहे हैं, तो 2 कुर्सी बना रहे हैं, यानी 7 पुरुष 12 दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। तो माने बराबर यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो इससे 2 गुने काम को, मतलब ये जो रहेगा, अब इससे 2 गुने काम को, मानो 4 कुर्सी अब बनाने के लिए 8 दिन में कितना पर्सन लगेंगे, M2 वाला। देखिए मैं पूछ रहा है, दिन दिया है और काम दिया है, वर्क है, घंटा तो मिटाई दिए हैं, तो बोला है तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो अब देखिएगा क्या करें, सूत्र रख, देखिए MD और वर्क बराबर M2
पूछा है कितने पुरुष लगेंगे और कितने दिन में बना रहे हैं, 8 दिन में 4 कुर्सी बनाना हो, 8 दिन में 4 कुर्सी बनाना हो, ठीक है। तो अब बताइए पक्षांतर आता है ना, कुछ नहीं करिए, है देखिए जब इसको रोकेंगे ना तो तिरिया का गुणा, तो है उधर चला जाएगा और है इधर आ जाएगा गुणा करने। तो जो पैटर्न बनेगा ना, जो पैटर्न बनेगा ना तो ऐसे बनेगा, है 2 तो है ही नीचे, 8 भी इसके पास आ जाएगा गुणा करने, AM2 बेचारा बच जाएगा। AM2 माने कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, देखिए काटिए, 4 दूना 8 और 2 छक 12 और 2 तियाँ 6 7 त्रिक 21, यानी 21 पुरुषों की क्या होगी जरूरत होगी। यदि 8 दिन में 4 कुर्सी बनाना हो तो क्या 8 दिन में 4 कुर्सी बनाना हो तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, 21 पुरुष की। चलिए नोट कर लीजिए, वो भी आपके ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं ना, अगला क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए हम ज़्यादा मतलब स्पीड में या ज़्यादा मतलब ऊंचा आवाज़ में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं ताकि हम रूम लेके रहते हैं और इस रूम में बहुत सारी फैमिली भी रहते हैं जो इनको डिस्टर्ब मतलब महसूस होता है, मतलब वो अपने आप को सोचते हैं कि मतलब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्लो में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरूर नहीं एकदम ताबड़तोड़, हम भी खुले में आवाज़, हम भी खुले में बोल सकते हैं, मतलब खुला होकर एकदम ओपन होकर सब कुछ बोल सकते हैं, अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं आपको, ठीक है। पर क्या होता है ना, मजबूरी हो जाता है, हम ऐसे ही आराम से आप लोग को समझाते रहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं ताकि ये सब एग्जाम में ना यही सब आपके इंडियन आर्मी में पूछा जाएगा, ठीक है। यही सब प्रश्न क्या होगा, पूछा जाएगा, यही सब। अब दिया, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात, आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बस जोड़ेंगे। पहला लाइन से उतार लीजिए, पहला लाइन से उतार लीजिए। अब देखिए, अब जोड़ने का तरीका क्या होता है, ये जो है ना यही निचवा रखेंगे, तो पहले नंबर हम कुछ नहीं रखेंगे, दशमलव रखेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ एक अंक और रहता तब तो लोग लगेंगे इधर उधर रखने, इसीलिए दशमलव पहले उतारा जाता है। तो फिर इधर क्या है 0, इधर 0 लिखेंगे, इधर कितनी संख्या सब लिख देंगे, इसे 4 है 6 है 9 ऐसे लिख देंगे, बस जोड़ देंगे। 9 5 14 के 4, 6 4 10 1 के 11, 4 3 7 1 8, आइए 0, क्या आ जाएगा 814, क्या आ जाएगा 0.814, 0.814। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं। देखिए गलती से हम 0.814 बोल दिए हैं, इसलिए बोल दिया ताकि जल्दीबाजी से बोल दिए हैं, नहीं तो 0.814 बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ना, अगर इस चीज़ को जानकारी लेना हो ना तो आपको एक इसके लिए पर्सनल वीडियो बना देंगे कि 0 बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं ना, कभी सब लोग बताते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए 0.814 पढ़िए, पर कोई नहीं बताता है कि काहे हम 0.814 ही पढ़ते हैं, काहे 814 नहीं पढ़ सकते हैं, इसका जवाब कोई नहीं देता है। आप किसी से पूछिएगा कि 0.814 हम काहे बोलते हैं, तो लगभग 100% में से 10% 20% लोग आपको बताएंगे, अन्यथा और कोई नहीं बताएगा कि काहे 0.814 बोलते हैं, काहे 814 नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो भी होगा वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, अब जो भी रहेगा ना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है, तो उस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या, उस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए एक कोई होता है आयत, क्या होता है, आयत होता है। तो आयत की हम आपको बताएं ना कि आमने और सामने वाली भुजा क्या होती है, ये बराबर होती है और यो बराबर होती है। तो इसका लंबाई दिया है 50 मीटर, देखिए हई लंबाई होती है और हई चौड़ाई होती है, चौड़ाई दिया है 40 मीटर, और आपसे पूछा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए आपसे पूछा है। तो देखिए हम क्या बताते हैं आपको कि जो भी परिमाप होता है ना, ये आरी का जो भी मेड़ी की लंबाई है ना, उसकी क्या होती है, परिमाप होती है। मान लीजिए कोई खेत है, इसका एक मेड़ी है, मेड़ी ठीक है, हम लोग के यूपी में इसे मेड़ी बोला जाता है, मेड़ बोला जाता है, ठीक है। ये जो भी आरी का मेड़ी है ना, इसी की लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखिए आप तो या तो सूत्र रखिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में l + b रखिए, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लास्ट में ले जाके 2 से गुणा करना होता है। या तो ऐसे समझ लीजिए, जब हई चिन्ह 50 मीटर का है तो हई ऊपर वाला 50 मीटर का नहीं होगा, काहे कि आमने सामने वाली भुजा बराबर है। तो जब हई 40 है तो हई 40 होगा, तो अब जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 5 14 और 14 और 14 4 18,
14 4 18, मतलब जोड़ेंगे तो इसका 180 मीटर आ जाएगा। क्या इस मेड़ी की लंबाई टोटल कितनी आई 180 मीटर। तो जब मेड़ी की लंबाई 180 मीटर आ गया तो मेड़ी की लंबाई उसका परिमाप होता है। तो या तो ऐसे याद कर लीजिए या तो सूत्र रख लीजिए। सूत्र आपको बताएं, एल कितना दिया लंबाई 50 आप प्लस चौड़ाई कितना दिया 40। कोष्टक को पहले तोड़ेंगे, फिर कोष्टक के अंदर 90 आएगा, फिर लास्ट में ले जाके 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 180 मीटर आ जाएगा। क्या 180 मीटर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। अनुपात भी लगवाएंगे, ठीक है। इसका नियम भी बता सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है। अब दिया है ना, देखिएगा, दिया है 16,000 रुपये की धनराशि को 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए 16,000 रुपया है, ठीक है। उस 16,000 रुपये कहा जा रहा है धनराशि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाया जाए तो 2 वर्षों में इसका ब्याज क्या प्राप्त होगा। ब्याज कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इस सवाल को लगाने के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। इस कंडीशन में ना हमेशा पता किसको निकालिएगा, दर को उठाइएगा, इसको भिन्न में बदलिएगा। भिन्न मतलब ये परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। हम अनुपात में बताने जा रहे हैं। इस सवाल को हम सूत्र पे भी रख के बता सकते हैं ना। तो देखिए हई वाला नीचे हमेशा पी होगा, पी माने मूलधन, पी माने मूलधन, और हई हमेशा क्या होगा, ब्याज होगा। ई हमेशा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो एक कंडीशन में आप कुछ न लिखिएगा, ऐसा अनुपात बनाइएगा, एक पी का बनाइएगा, एक ए का बनाइएगा, एक सी आई का बनाइएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बनाइएगा। ये 3 गो आप अनुपात बनाइएगा। तो पहले 4 क्या दिया है तो बाद में आता है, ठीक है, ये बाद में निकल जाएगा। पहले पी संबंधी ए निकालने की कोशिश करिएगा। क्या पी संबंधी ए, पी माने मूलधन, ए माने मिश्र धन। अब मिश्र धन किसे कहते हैं, जितना मान लीजिए हम बैंक में 16,000 रुपये जमा किए हैं, हमें 1,000 एक्स्ट्रा मिल गया तो 16,000 और 1,000 जो मिला दिए हैं 17,000 हो गया, उसी को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन उसी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पहले नीचे वाला, हमेशा नीचे वाला मूलधन होगा तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए 1 रुपया ब्याज जब बढ़ जाएगा हमारा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो देखिए ये 1 साल का हो जाएगा, और टाइम दिया 2 साल का ना, तो एक बार और ऐसे ही लिख देंगे, एक बार और ऐसे ही लिख देंगे, आप गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 और 5 पचे 25। तो जो है 16 रुपये का आया मूलधन आया है, अब मिश्रधन कितना आ गया 25 रुपया। अगर हम आपसे ब्याज पूछें तो क्या 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 रुपया ब्याज नहीं आ जाएगा, 9 रुपया ब्याज नहीं आएगा। अब तीनों का अनुपात आ गया ना, तो अब इस तीनों में से देखिए 16,000 जो दिया है वो का दिया धनराशि दिया है ना, तो ये 16 के बराबर होगा। अगर ये मिश्रधन दिया रहता तो ये 25 के बराबर रखते हैं, अगर ये ब्याज रहता तो हम 9 के बराबर रखते हैं। बस आपको एक का काम करना है, इस दर को हमेशा भिन्न में बदलना है। नीचे वाला मूलधन होगा, ऊपर वाला ब्याज होगा। आप पी संबंध ए का अनुपात बनाइएगा, मानो मूलधन और मिश्रधन। अगर 3 साल लगेगा तो 3 बार ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 लिखिएगा, 1 रुपया जब ब्याज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 रुपया ही ना कहिएगा, 5 कहाँ से आया है, 4 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5। तो देखिए ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये पी दिया था ना, वही धनराशि मतलब मूलधन, तो ये 16 के बराबर रखेंगे। तो 16 बराबर, ठीक है, ऐसा रखेंगे। 16 बराबर कितना दिया है 16,000, 16 बराबर 16,000। तो एक का मान बताइए, 1 बराबर 16 का नाम 16 और 16 का नाम 16, 1 बराबर आ जाएगा 1,000। 1 बराबर क्या आ जाएगा 1,000। जब आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए ना, तो हम किससे गुणा कर देंगे 9 से। जब 1 अनुपात का मान आ गया 1,000 तो 9 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 9,000 आएगा ना। क्या आ जाएगा 9,000 रुपया ना, यानी 9,000 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 9,000 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कहता है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या 125 मीटर की क्या है लंबी रेलगाड़ी है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल दिया है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वह एक पुल को कितने समय में पार किया, समय कितना दिया है 30 सेकेंड। कितना दिया समय 30 सेकेंड दिया है। तो बोला है कि पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में भी एक सवाल बताए थे, ठीक है, कि कोई भी ट्रेन जितने समय में अगर किसी पुल को पार करती है ना, तो जितना समय में पार की है ना उसमें पुल का भी लंबाई होता है
और ट्रेन की भी लंबाई होता है, मानो दोनों का ऐड होके आता है। ठीक है, ठीक है, क्या दोनों का लंबाई एकदम जोड़ के आता है। तो देखिए रेलगाड़ी ना, रेलगाड़ी की चाल क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में पुल को पार की है, 30 सेकंड में। तो जो 30 सेकंड में पुल को पार की है ना, हाँ देखिएगा इसका काम कुछ नहीं करेगा, इसको एक साइड में रखे रहिएगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 मीटर। क्या ट्रेन की लंबाई है कितनी, 125 मीटर। तो बस अब कुछ न रखिएगा, पुल की लंबाई पूछा ना, पुल की लंबाई पूछा ना, लंबाई माने होता है दूरी। पहले हाई जो आएगा ना, कुल दूरी आएगा, जो निकालेंगे ना, जब सूत्रवा रखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय ना, जब सूत्र रखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय ना, तो जो भी आएगा ना वो ट्रेन की भी लंबाई आ जाएगा और पुलों को लंबाई आ जाएगा। क्या, पुल का भी लंबाई आ जाएगा। तो अब हम क्या बताते हैं, इस कंडीशन में पहले हम सूत्र नहीं रख पाते हैं। क्यों, क्योंकि चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है सेकंड में, यानी चाल बड़ा में है ना, तो हमेशा क्या बताते हैं, चाल ही चेंज होता है। क्या होता है, चाल ही चेंज होता है। तो एक नया चाल निकालेंगे, एक नया चाल निकालेंगे, और नया चाल क्या होगा, देखिए छोटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, इसे हम सबसे पहले काम करेंगे छोटा में बदल लेंगे। जब चाल छोटा में आ जाएगा ना, तो दूरी भी छोटा में आएगा। अब छोटा मतलब क्या होता है, जैसे चाल किलोमीटर प्रति घंटा जो होती है वो बड़ी चाल मानी जाती है, अब मीटर प्रति सेकंड जो होता है छोटी चाल मानी जाती है। समझिए, जैसे समय का सबसे बड़ा घंटा माना जाता है, उसी प्रकार छोटा सेकंड माना जाता है, उसी प्रकार चाल का भी होता है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। समय का घंटा और सेकंड होता है, और दूरी का मीटर और किलोमीटर होता है, मीटर और किलोमीटर होता है। तो पहले हम इससे चेंज करने के लिए, अब देखिए कोई भी चीज़ बड़ा में रहता है उसे छोटा में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको पिछले वीडियो में बताया, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, 5/18 से गुणा कर दीजिए, काटेंगे 6 दहिया में 60 और 6 त्रिक 18। अब तो कटेगा नहीं है, जब नहीं कटेगा तो 10×5 = 50, यानी नया चाल जो आएगा, नया चाल आएगा 50, 10×5 = 50 बट्टे 3 मीटर प्रति सेकंड। क्या जाएगा, 3 मीटर, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। काटेंगे 3 दहिया में 30 और 50 दहिया में 500 मीटर। आई भैया जो 500 मीटर आया है ना, वो ट्रेन की जो जितना भी तय की है दूरी ना, वो टोटल दूरी आ गया है ना। तो इस दूरी में, इस 500 मीटर की दूरी में वो ट्रेन अपनी भी तो दूरियां तय कर रही होगी, अपनी भी तो दूरी तय करेगी। मतलब जैसे का हाई बता दें आपसे, ये बता दें, हाई 200 मीटर का क्या है, हाई 200 मीटर का पुल है और 200 मीटर की ट्रेन है। तो देखिए अगर इस पुल को अगर ये ट्रेन पार कर रही है ना, पार कर रही है ना, तो देखिए अभी तो पार नहीं कर पाएगी, पर 200 मीटर चल दे, अब ना पार करेगी। तो दोनों को दूरियां ऐड होके आता है, जितनी भी लंबाई तय की है ना, इसमें ये 500 मीटरवा में पुल की भी लंबाई है, सॉरी पुल की भी लंबाई है प्लस ट्रेन की भी लंबाई है, पुल की भी लंबाई और ट्रेन की लंबाई है। अब देखिए जिसमें से ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 125 मीटर, क्या यही घटा देंगे तो 375 मीटर, क्या पुल की लंबाई नहीं आ जाएगा, हाँ 375 मीटर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है, पहला सही है। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, दिया है एक आदमी एक वस्तु को 1600 रुपये में बेच दिया, जिससे उसको 400 रुपये की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब भाइयों इस सवाल को लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम क्या बताते हैं आपको, कि विक्रय मूल्य कितना किया है, विक्रय मूल्य कितना किया है, ठीक है, विक्रय मूल्य इसका कितना दिया है, 1600। क्या दिया है, 1600 दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1600 रुपये दिया है। और विक्रय मूल्य 1600 रुपया दिया है। आज जब इसको बेचा है ना, तो उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि हानि कितना हुआ है, हानि जो हुआ है ना वो 400 रुपये का हुआ। क्या हुआ है, 400 रुपये का। अब आप बताइए, आप कोई चीज़ ना 1600 रुपये में बेच दिए, तो हम आपको पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि देखिएगा भैया, जो भी लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात किया जाता है ना, बिना क्रय मूल्य के हम लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज कभी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम आपसे कह दें कि ये मार्कर हम 200 रुपये में बेच दिए, तो आप मेरा लाभ ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात कर पाएंगे आप, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। काहे नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का क्रय मूल्य का पता नहीं होगा कि हम कितने अपनी जेब से लगाए हैं, कितना रुपया, तब तक तो लाभ और हानि का नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहला काम आपका दायित्व रहेगा ना,
क्रय मूल्य को ढूंढना, क्या, क्रय मूल्य को निकालना। तो अब आप बताइए कि 1600 रुपये हम बेच दिए हैं, 400 रुपये का हो गया, हानि हो गया है। तो अब बताइए क्या मेरा क्रय मूल्य 2000 नहीं रहा होगा? अरे 2000 रुपया में खरीदे होंगे, आज 1600 रुपया में बेचेंगे तब न 400 रुपया की हानि होगा। मानो कम में बेच देंगे तब न हानि होता है। हानि कब होता है? जब अपने लागत मूल्य से कम रुपए में बेचा जाता है तो हानि होती है। जब मेरा लागत मूल्य कम है और बेचे ज्यादा रुपया में तो उस कंडीशन में लाभ होता है। पर देखिए हानि हुआ है ना, तो यानी हमारा क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा 1600 से, यानी कितना ज्यादा, 400 ज्यादा हुआ रहा होगा, 2000 रुपया। तो अब देखिए, अब लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए जो भी लाभ हो या हानि हो, लाभ या हानि ऊपर रख दीजिएगा। मानो कितना हानि हुआ, 400 रुपया का। अब कहाँ से हुआ, 1600 से मत देखिएगा, हमेशा नीचे क्रय मूल्य होगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा। अब गुणे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अब 20 दूना 40, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक चुनाव में क्या, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और वह 16,000 मतों से क्या हो गया, हार गया। 16,000 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, डाले गए कुल मतों की संख्या। दोस्तों अगर ऐसा कभी भी सवाल आ जाएगा ना, कभी भी सवाल आ जाएगा, तो बिना सोचे और समझे मानिएगा, हाई एगो पेटी है, एगो पेटी है, इस पेटी में 100% वोट बंद हुआ। 100% टोटल वोट क्या हुआ, मत, वोट माने मतलब मत माने वोट होता है, वोट। 100% टोटल वोट बंद हुआ, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितना मिला, 30% मिला। तो आप बताइए, जब एक उम्मीदवार को 30% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? क्या दूसरे उम्मीदवार को 70% नहीं मत मिला होगा? अरे टोटल कुल वोट कितना था, कुल वोट 100% था, जिसमें से एक उम्मीदवार को 30% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 70%। तो हई उम्मीदवार इस उम्मीदवार से कितना मत से क्वेश्चन परसेंटेज में हारा, 40% से हार गया। 40% से हारा ना। अब क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 16,000। क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 16,000 मतों से हार गया। हाँ, 16,000 मतों से हार गया। तो क्या 40% बराबर 16,000 नहीं आ जाएगा? मानो 40% का मान 16,000, तो हमेशा पहले 1% का मान निकालते हैं। 1% का मान निकालने के लिए 16,000 ऊपर रहता है, ये चीज नीचे आ जाता है। ठीक, तो 1% का मान हम हमेशा काहे 1% का मान बताते हैं, जब तक आपको 1% का मान नहीं पता चलेगा कि 1% की वैल्यू मान लीजिए कितना है, 1% का मान लीजिए वैल्यू 10, 1% की वैल्यू 10 हम रख दें, तो 2% की वैल्यू 20 नहीं आएगा, तब न जानेंगे। तो 1% का मान 16,000/40 आ गया। अब पूछा कुल वोटों की संख्या, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 का आ जाएगा। यहाँ जिसका गुणा करेंगे, अगर 70 का गुणा करेंगे तो जीतने वाले प्रत्याशी का वोट मिलेगा, मत आएगा। जीतने वाले प्रत्याशी 70% पाया, हारने वाला प्रत्याशी 30% पाया। कुल वोट 100% था, तो अगर 100 से गुणा करेंगे तो कुल वोट निकलेगा, 70 से गुणा करेंगे तो कुल वोट पता चलेगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला। और 30 से गुणा करेंगे तो पता चलेगा कि ये वोटवा कितना पाया था भाई। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 4 चौक 16, यानी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना वोट पड़ा था टोटल, 40,000। कितना वोट पड़ा था टोटल, 40,000 पड़ा था। साथियों अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाए और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि और भी हमारे भाई जो हैं, जिनका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, जिनका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, वो जरूर से जरूर जाएँ। ठीक है, जरूर से जरूर जाएँ। चलिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देते हैं। 1200 रुपये को ए और बी में 1:3 के अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। 1200 रुपये को ए और बी में 1:3 के अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो बताइए बी का भाग कितना है, किसका भाग, बी का भाग बताइए। तो देखिए इस सवाल में ना, ये अनुपात का ना हिस्सेदारी का प्रश्न है। क्या है, हिस्सेदारी का प्रश्न है। ए का अनुपात है और है बी का है। मनो कह रहा है कि ए को 1 रुपया मिलना चाहिए और बी को 3 रुपया मिलना चाहिए। इस कंडीशन में यदि इन लोगों के अगर सामने हम 1200 रुपया रख दें और बांटना हो तो बी को कितना मिलेगा, ये सवाल होता है। ठीक है, तो इस सवाल में है क्या दिया है, दोनों को बांटने के लिए न दिया है,
तो पहले यहाँ दोनों का हिस्सा कितना बनेगा 4, 1 और 3 कितना बनेगा हिस्सा 4, और यहाँ पे टोटल यहाँ कुल हिस्सा 4 बनेगा, यहाँ कुल हिस्सा कितना दिया है 1200। तो इस कंडीशन में हमेशा जोड़िएगा, लिखिएगा 4 और बराबर कितना रुपया को बांटना है 1200, 4 बराबर 1200, तो 1 बराबर हमेशा मान निकालिएगा 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, सामने सामने वाला करता है फिर भी ये नीचे आएगा तब वो काटेगा। अब जब 1 बराबर 300 आ गया तो क्या पूछा बी का मान ना, तो बताइए 1 बराबर 300 तो क्या 3 बराबर बी का हिस्सा 900 नहीं आ जाएगा, 900 नहीं आ जाएगा। मतलब बी कह रहे भैया ए को 1 रुपया मिलना चाहिए और बी को 3 रुपया मिलना चाहिए। तो जब 1 का मान हमने निकाल दिया 300, तो अगर इसका पूछेंगे तो 300 1 का नाम 301 का हो जाएगा, पर बी का पूछा है तो 3 से गुणा करेंगे, 300 तिहाई 900, क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। देखिए लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कुछ भी आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आप हमसे कुछ सीख के ही जाएंगे, हो सकता ना ज़्यादा सही कुछ तो सीख के जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।